हाँ बच्चों, अब हम 10th क्लास के लाइट में जो पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की पहचान हो गई है पिछले वीडियो में। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ दूरियां हैं, उनसे संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनसे संबंधित अक्ष हैं, तमाम ऐसी बिंदु दूरियां हैं, रेखाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी परिभाषाएं कैसे निकाली जाती हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1, ये ध्रुव है, पोल, ठीक। ये एक बिंदु है। अब इसकी पहचान क्या है? हम दोनों गोलीय दर्पण साथ साथ बनाते चल रहे हैं। एक तो ये हो गया क्या, अवतल दर्पण, और एक ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक। दर्पणों की पहचान तो हो ही गई है। ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से परावर्तन होता है। दूसरी साइड कलई वाली पॉलिश वाली पृष्ठ है। इसमें ये पहला पृष्ठ जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात इसी से प्रकाश किरणों का परावर्तन होगा। कलई इसमें अंदर है, तो ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या होता है, बीचों बीच में एक बिंदु होता है। अब बीचों बीच क्या, जब खोखला गोला काटा जाएगा तो ये हाथ की हथेली जैसे आकार दे रही है, इसी टाइप का रहेगा छोटा सा। तो इसके बीचों बीच में कटोरी है, मान लो बीचों बीच में अगर हम 2 बूंद पानी डालें, वो क्या होगा, चारों तरफ से बीचों बीच में जाके रुकेगा। यहां देखने में ये एक पतली पट्टी टाइप दिखाई देती है, चूंकि चित्र में सामने से ही देखेंगे तो इसमें जब देखते हैं तो यही दिखाई दे रही है, जबकि होता यहां है बिंदु। तो इसकी परिभाषा में कहा जाता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिधर से परावर्तन होता है, अगर इस तरीके से जिधर चिकना और चमकीला तल होता है, तो चिकने और चमकीले तल का बीचों बीच बिंदु, चाहे परावर्तक पृष्ठ का बीचों बीच कहो और चाहे चिकने और चमकीले तल के बीचों बीच बिंदु में एक बिंदु रहता है जिसको पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। परिभाषा क्या बनी, परावर्तक तल के बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव, पोल, को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। इसको पी से लिखते हैं, तो यहां पी कर दो, यहां पी कर दो। कहने का मतलब कि ध्रुव जो है वो परावर्तक तल के बीचों बीच में होता है, एक फिक्स बिंदु है, एक नियत बिंदु है, इसीलिए इसका नाम ध्रुव रखा ही गया है। ध्रुव शब्द होता है, इसका हिंदी के हिसाब से अर्थ होता है कि एकदम निश्चित, जो बदलने वाला ना हो। तो ऐसे जो ध्रुव होता है, ये गोलीय दर्पण में जो बिंदु हो गया, जो बिंदु ध्रुव बन गया, वो कभी बदलेगा नहीं, वहीं को वहीं रहेगा। तो परावर्तक तल के बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको पी से लिखते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या होगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक। वक्रता माने गोलाई, वक्रता मतलब गोलाई। तो गोलाई का केंद्र
इसमें गोलाई है ही है। इसका केंद्र, तो इसका केंद्र बताने के लिए क्या होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, उस गोले का केंद्र इसका केंद्र। कहने का मतलब कि खोखले गोले को जो काटा गया है, कांच का था, गोलीय दर्पण बनाया गया, उस गोले का जो केंद्र होता है वही इन गोलीय दर्पणों का भी वक्रता केंद्र होता है। कहने का मतलब कि गोले का केंद्र वही गोलीय दर्पण का केंद्र, जो गोले का केंद्र वही गोलीय दर्पण का केंद्र। तो क्या होता है, यहां कोई बिंदु रहेगा, इसको C से लिखा जाता है, इसका बिंदु इधर रहेगा। चिकना चमकीला तल बाईं तरफ से ही दिखाया जाता है। तो ये क्या गोला पूरा करो तभी ये केंद्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये भी गोला पूरा करो तो ये केंद्र बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाता है। ये अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होगा। देखो सभी बिंदु जो अवतल दर्पण में होंगे वो उत्तल दर्पण में भी होंगे, केवल साइड इधर की उधर हो जाती है। अब यहां वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण के बाईं तरफ है, और यहां उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के दाईं तरफ है। साइड का अंतर रहेगा, रहेंगे वही बिंदु। तो अब इसकी परिभाषा लिखी जाएगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, इसको C से लिखा जाता है। अवतल दर्पण में ये बाईं तरफ, उत्तल दर्पण में दाईं तरफ। ठीक, अब तीसरी परिभाषा इसमें वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या के लिए अब हमारे पास इसमें क्या दो बिंदु हो गए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो हम क्यों ना कह दें वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। भाई त्रिज्या यही है। अब खोखले गोले में ना जाकर यहीं हम त्रिज्या के लिए बात समझा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव, ध्रुव के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस, और यह कैपिटल R से लिखी जाती है। यहां इसको मिला दो, ये दूरी कैपिटल R हो गई, यहां मिला दो, यह दूरी कैपिटल R हो गई। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा यही बन गई।
अब इसमें है चौथा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष का मतलब एक अक्ष है, और मुख्य मतलब वो बहुत मतलब मुख्य है, और सब उतना महत्व दूसरे अक्ष नहीं रखते हैं। एक अक्ष ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अक्ष मतलब भी होता है कि आगे पीछे चाहे जितना बढ़ा दो। देखो, दूरी अलग चीज है, अक्ष अलग चीज है। जब अक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है तो आगे पीछे चाहे जितना उसको बढ़ाओ। इसमें देखो, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा गया, ये दूरी है। लेकिन अगर हम इस तरीके से कहें कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाले अक्ष को, यहां भी ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाले अक्ष को आगे पीछे भी बढ़ा सकते हो, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव व केंद्र से जाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, देखो भाई, गोलीय दर्पण के ध्रुव व केंद्र, ध्रुव व केंद्र, ध्रुव व केंद्र से जाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। यहां भी मुख्य अक्ष, ये। अब इतनी चार परिभाषाएं हो गई। अब चार के बाद पांचवी परिभाषा क्या है? एक फोकस बिंदु होता है। फोकस बिंदु, देखो, फोकस बिंदु की परिभाषा जो है वो प्रकाश किरणों के आधार पर भी होती है, और नहीं तो जो केंद्र और ध्रुव है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच के बिंदु को, मध्य में P और C के बीचों बीच जो बिंदु पड़े, एकदम मध्य में पड़े, इधर से भी दूरी बराबर, इधर से भी दूरी बराबर, इसका मतलब मध्य बिंदु, तो हम क्या कह सकते हैं? वक्रता त्रिज्या जो है उसका मध्य बिंदु। लेकिन इसको इस तरीके से कहा जाए कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा प्रकाश किरणों के चलने के आधार पर भी होगी, लेकिन अभी उसको जानते नहीं हो तो रटने से क्या फायदा। जब वो प्रकाश किरणों को हम बताएंगे तो वहां फिर फोकस बिंदु की परिभाषा उसके आधार पर भी निकल आएगी। तो यहां हम सीधे सीधे क्या लिखे हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु को, बस गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस
फोकस बिंदु कहते हैं। यहां ध्यान देना है, मध्य बिंदु ये महत्वपूर्ण है और उसको फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहां चले आओ, P और C के बीचों बीच ये है F हो गया, यहां भी बीचों बीच F हो गया। एक बात हम शुरू से कह रहे हैं कि एक परिपाटी है कि परावर्तक तल बाईं तरफ रखा जाएगा। इसके आधार पर अवतल दर्पण के लिए बिंदु ज्यादातर बाईं तरफ हो जाते हैं, ज्यादातर क्या, सब। और उत्तल दर्पण में वो बिंदु और दूरियां दाहिनी तरफ हो जाती हैं, साइड बदल जाती है। कहने मतलब कि जो दूरियां अवतल दर्पण में बाईं तरफ हैं, जो बिंदु बाईं तरफ हैं, उत्तल दर्पण में वो बिंदु और दूरियां दाईं तरफ हैं। तो इस तरीके से 5 परिभाषाएं ये हो गईं और इनको चित्र बना करके ही दिखाना ज्यादा ठीक होता है। लिखने में, समझने में बड़ी मेहनत है, लेकिन जब चित्र बना देते हो तो निगाह पड़ते ही उन सब के बारे में जानकारी हो जाती है। अब चलो अगला बिंदु देखा जाए। अब 6वां बिंदु क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो, हम लोगों ने वक्रता केंद्र से वक्रता त्रिज्या निकाला था। इसके बाद अब क्या करेंगे, फोकस बिंदु हम जान गए हैं, फोकस बिंदु से फोकस दूरी निकालेंगे। कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र से वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या निकाली गई और फोकस बिंदु से फोकस दूरी निकाली जाएगी। चित्र इस तरीके से देखिए, इसका चित्र हमेशा बनाते रहिए। ये इधर पालिश है, ये अब जितने चित्र हो गए हैं सब P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ये मुख्य अक्ष है। और यहां अब उत्तल दर्पण में यहां P हो गया, यहां F हो गया, यहां C हो गया। ठीक, तो फोकस दूरी देखो, दूरियां बाद में बताई भी जाएंगी, सब दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। तो फोकस बिंदु ये है और ध्रुव ये है, तो यही दूरी फोकस दूरी बनी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी बनी। तो परिभाषा में हम क्या कह देंगे, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। तो गोलीय दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी ये कहलाएगी फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इसमें बाईं तरफ पड़ी फोकस दूरी, इसमें दाहिनी तरफ पड़ी। देखो जो हम साइड पर जोर दे रहे हैं कि इधर की साइड बाईं तरफ की, इधर की साइड दाईं तरफ की, उनको ध्यान से समझो भाई, साइड का भी बहुत इसमें प्रयोग रहेगा। ये हो गई क्या, फोकस दूरी। अब आगे एक होता है फोकस तल, 7वां फोकस तल।
तो फोकस शब्द यहां भी है, फोकस तल। तो इसमें यह कहा गया कि फोकस जो बिंदु है वहां से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल, ये तल है, ये कोई बिंदु नहीं है। जैसे यहां एक पर्दा इसे टांग दिया जाए तो क्या होगा, पर्दे का पूरा ये तल है कि नहीं है, एक बिंदु तो है नहीं, पर्दा कुछ चौड़ा लंबा रहेगा तो उसका एक तल रहेगा। जैसे चादर लटका दी जाए तो वो चादर कहां से लटकाई जाए, फोकस बिंदु से, अर्थात फोकस दूरी जितनी है वहीं से चादर लटकाया जाए तो वो मुख्य अक्ष पर लंब हो, लंबवत लटकाया जाए, तिरछा नहीं, तो जो वो तल होता है कहलाता है फोकस तल। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत भी कहना जरूरी है, गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल। देखो हम थोड़ा सेंटेंस छोटा करते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल वो कहलाता है फोकस तल। इस तरीके से फोकस तल यहीं से पर्दे का टाइप होगा। अब 8वां बिंदु इसमें क्या है, दर्पण का द्वारक या दर्पण का द्वार ही कह लो भाई। द्वार क्या होता है, जैसे गेट होता है, दरवाजा होता, वही द्वार है। तो यहां देखो ये गोलीय दर्पण है, अब यहां से यहां तक खुला है, ये इसका क्या कहलाया, द्वारक कहलाया। यहां भी देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, यहां से यहां तक सामने इसके खुला है, तो ये क्या कहलाया, द्वारक कहलाया। अगर दर्पण और बड़ा हो तो द्वार और बड़ा होगा, दर्पण छोटा हो तो द्वार क्या होगा, छोटा होगा। अगर दर्पण बड़ा रहेगा तो काफी प्रकाश की मात्रा आएगी, अर्थात द्वारक जब बड़ा होता है तो काफी प्रकाश की मात्रा आती है, और द्वारक जब छोटा होता है तो प्रकाश की कम मात्रा, भाई साइज इसकी छोटी है तो कम प्रकाश तो इस पर होगा और अगल बगल से निकल जाएगा। इस तरह से दर्पण के द्वारक का मतलब क्या निकला, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो अब इसको अगर हम खींच दें रेखा एक, ये इसकी व्यास टाइप बन जाएगी, है तो जीवा टाइप लेकिन व्यास कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या, दर्पण का द्वार, भाई द्वारक माने द्वार, तो दर्पण के सामने जितने ज्यादा खुला स्थान रहेगा वही द्वार है। दर्पण बड़ा तो द्वार बड़ा, दर्पण छोटा तो द्वार छोटा। इस तरीके से
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई। यहां हम एक बात ये पुनः जोर देकर कह रहे हैं कि जो भी ये परिभाषाएं कही गई हैं, बताई गई हैं, लिखाई गई हैं, इनको चित्र में जरूर अंकित करो, और जो चीज कही जाए वही अंकित कर दो, सब ना अंकित करो। लेकिन चित्र के द्वारा ही कोई तुम्हारी कॉपी देखेगा ढंग से, अगर चित्र नहीं है तो कॉपी ढंग से नहीं देखेगा। एक बात और यहां जान लो, आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो बिंदु या दूरियां अवतल दर्पण में बाईं तरफ हैं, वही बिंदु और दूरियां उत्तल दर्पण में दाईं तरफ होंगी। कहने मतलब कि साइड की अदला बदली होगी। अवतल दर्पण की साइड और उत्तल दर्पण की साइड में अदला बदली रहेगी, एक में बाएं है तो एक में दाएं रहेगा। इसका प्रयोग बहुत होगा आगे, हर किरण को दिखाने के लिए इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए और ये सावधानी हमको रखना है आगे।